वन वेलकम बैक टू कैमबेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू सीरीज, जो कि आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ जहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैं दावा ये कर सकती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसके कॉन्सेप्ट के साथ वो क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक नोटबुक और पेन लो ताकि जो मेन पॉइंट है आप उनको नोट डाउन करो और अपने आंखें और कान खोल के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज मैटर एज डिफाइंड दैट। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है मैटर, एक होता है नॉन मैटर। मैटर वो होता है जो हमारे पास कोई मास, जिसका कोई मास हो प्लस वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। अगर इन दोनों ही कंडीशंस में एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई तो वो हमारा नॉन मैटर के अंदर चला जाएगा। मान लो कोई चीज़ है जिसका मास है बट वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती तो वो नॉन मैटर में आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ हम ऑप्शन ए देखते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी मैटर है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। जैसे आपकी चेयर है, टेबल है, ठीक है, ये सारी मैटर की एग्जाम्पल ही तो है। क्या ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, तो इसकी डेफिनेशन नहीं होगी। इज विजिबल, क्या आपको दिखते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैटर है वो आपको दिखे ही। अगर मैं बात करूँ एयर की, तो एयर हमारा मैटर है लेकिन वो दिखती है? नहीं दिखती। जैसे ही हम बलून के अंदर हवा डालते हैं तो बलून थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और थोड़ा सा वेट भी हो गया, यानी उसने कुछ मास भी दिया है। तो ये विजिबल होती है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा हर मैटर विजिबल हो। हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हाँ ये हमारा सही ऑप्शन है। कुछ मास होना चाहिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ध्यान रखना वो नॉन मैटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंडरगोज केमिकल रिएक्शंस, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आपकी चेयर है या फिर आपकी कोई भी प्लास्टिक बोतल है, वो रिएक्शन थोड़ी शो करती है बट वो मैटर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। मैंने अभी बताया कि नॉट मैटर वो होगा जिसके पास ना तो मास हो ना वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए, या फिर एक भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। एयर की अगर हम बात करें तो एयर हमारी क्या है? गैस है, यानी वेट प्लस स्पेस दोनों चीज़ें ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर हमारा लिक्विड है। लिक्विड के अंदर क्या होता है? वेट भी है और स्पेस भी है। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट सिर्फ हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका कोई भी मास नहीं होता। यानी एक कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई, यानी ये हमारा मैटर नहीं है। पूछ भी इसने जो मैटर नहीं रखा वो पूछ रखा है। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रखा है। इसने पूछ रखा है जो मैटर नहीं है, लाइट हमारा मैटर नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। स्टोन की अगर हम बात करूँ तो इसका कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस भी ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखो, पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड। देखो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। देखो सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे आप अपने आसपास कोई भी सॉलिड चीज़ देखो, ब्रिक देखो, कोई भी ईंट आपने ले ली तो वो सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। वो मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते इसका मतलब वो अपनी पोजिशन के अराउंड या अपनी पोजिशन के ऊपर वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। मूव तो नहीं करेंगे बट वो वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट जैसे कोई भी पत्थर ले लिया आपने, ठीक है, पत्थर गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। मूव फ्रीली नहीं, फ्रीली मूव करते हैं गैस के है। और रैंडम मोशन होता है गैस और लिक्विड का, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते बट वाइब्रेट अपनी पोजिशन के ऊपर वो करते हैं। और इनके अंदर, सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट ऑफ द मैटर इज हाईली कॉम्प्रेसिबल। देखो कॉम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है जिसको दबाया जाए। दबाया जाए, दबाओगे किसको? जिस पार्टिकल्स के बीच में आपका स्पेस ज़्यादा होगा। मैंने अभी अभी बात की कि सॉलिड के अंदर स्पेस बहुत कम होता है तो वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होगी, ठीक है। लिक्विड के अंदर हमारे पास रैंडम मोशन होता है, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है बट इतनी ज़्यादा नहीं है।
अगर मैं बात करूँ गैस की, तो गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इनको कंप्रेस करना ज़्यादा आसान है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। आप गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की, और लास्ट में सॉलिड की तो ना के बराबर ही होगी। तो हाईली कंप्रेसिबल होगा हमारे पास गैस। ठीक है, जैसे साइकिल की टायर में आप हवा डालते हो, तो वो भी एक कंप्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर हम घरों में यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। समझ में आया? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्लाज्मा इज कॉमनली फाउंड इन, देखो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए टाइप ऑफ गैस जिसको हम आयनाइज्ड गैस बोल सकते हैं। ये गैस हमें जनरली मिलती है सन एंड स्टार्स पे। कैसे? क्योंकि वहाँ जाके इस गैस के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि ये गैस से सीधा प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें सिंपली याद रखना है कि प्लाज्मा हमारा सन और स्टार में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फाउंड एट, कि ये बनता कब है? ठीक है, तो मैं इसको सिंपली अभी के लिए लिख लेती हूँ बीईसी। बीईसी हमारा जब बनता है जब हमारे पार्टिकल्स बिल्कुल स्लो डाउन हो जाए, यानी जो उनकी स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाए। स्लो कब होगी? जब उनका टेम्परेचर बहुत कम होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो वो मूवमेंट करते रहेंगे, यानी उनकी स्पीड तो स्लो नहीं हुई, यानी हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा, और वो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी नियरली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक वो जब जाएगा तब हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की फॉर्मेशन होगी। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी एलिमेंट आर करेंटली नोन एज, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, इसको याद ही रखना पड़ेगा कि अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें 118 एलिमेंट हमारे नोन है। अभी और की खोज चल रही है, लेकिन जो नोन है वो उनकी संख्या है 118। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सीधा याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन और ऊपर वाला 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड के अंदर ही मिलते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। बट मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो ये हमें लिक्विड के अंदर पाई जाती है। ये यूज्ड कहाँ होती है? जो भी हमारे थर्मोमीटर है वहाँ पे हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट वो होती है जो धरती की ऊपरी सतह हम जिसको बोलते हैं। क्रस्ट के अंदर हमें मिलते हैं रॉक्स प्लस सॉइल। ठीक है, जो हमारे रॉक्स होते हैं उनमें होता है ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स किससे बनते हैं? सॉरी, किससे बनते हैं? ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा या फिर अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन अगर हम देखें, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बताना है। ह्यूमन बॉडी से हम रिलेट करते हैं कि वाटर है हमारे अंदर ज़्यादा। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2। अब यहाँ से ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है। ठीक है, मास ज़्यादा है, यानी इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है, यानी इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। अर्थ क्रस्ट पे भी और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए ट्रू सॉल्यूशन इज। ट्रू सॉल्यूशन की 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये सेटल डाउन नहीं होते इनके पार्टिकल्स। ठीक है, तीसरा इनके पार्टिकल्स अलग से नहीं दिखते। अलग से नहीं दिखते का मतलब है जैसे आपने सोल्ट प्लस वाटर लिया, तो आप उस पानी में से क्या देख के ये बता सकते हो कि हाँ यहाँ तो आपका नमक तैर रहा है, यहाँ पानी है? नहीं बता सकते हम उसको, जब तक हम उसको इवेपरेट नहीं कर सकते, जब तक हम सारे पानी को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये किसका पानी है विदाउट टेस्ट करे भी। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो है ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। मैंने बताया ना, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम बात करें हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, हेट्रोजेनियस मिक्सचर ये होता है कि आपने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, तो आपको साफ दिखाई दे रही है कि मिट्टी तो नीचे जम गई और पानी हमारा ऊपर रह गया, वो होता है हमारे पास हेट्रोजेनियस। लेकिन हमारे ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होता है सच्चा। सच्चा यानी जो हमेशा एक जैसा रहे, यानी यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, जैसे आपके सच्चे दोस्त होते हैं जो आपके सुख दुख में हमेशा एक ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट आप सिंपली ये समझो कि आपके रूम में लाइट आती है, आपको दिखाई नहीं देती, मतलब एक अलग से रोशनी आ रही है, आप नहीं देख सकते। बट आपने कभी ये देखा है कि आपके रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट है, ठीक है, और पूरा रूम बंद है, और कहीं भी एक होल है पूरे रूम के अंदर, और उस होल से सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट को आप देख पाओगे कि उस लाइट में पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, कि कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, कि आपको रोशनी दिखे, यानी वो जो लाइट आ रही है वो आप देख पाओ कि हाँ कहाँ से आ रही है और उसके अंदर क्या मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है किसके अंदर है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर या फिर कोलोइडल स्टेट के अंदर, यानी वहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है, यानी दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। समझ में आया ना टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कि पूरे रूम में धूल मिट्टी है और कहीं एक रोशनी, सिर्फ एक रोशनी की किरण आ रही है और आप उन पार्टिकल को मूव करते हुए देख पा रहे हो, या फिर फॉग के अंदर आपने टॉर्च लगाई, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे टिंडल इफेक्ट के जो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन आज से आप कहोगे कि हाँ टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 13, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, यानी कोलोइड इमल्शन। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कोलोइड देखा, कोलोइड के अंदर दो फेज होते हैं, एक तो होता है हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। जब आपका डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही लिक्विड हो तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है इमल्शन की, और इमल्शन का एक एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क, ठीक है। मिल्क या फिर आजकल जो आप मियोनीज यूज़ करते हो वो इमल्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर मिल्क के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं और साथ में वाटर होता है, तो हमारे पास क्या बनता है, मिल्क बनता है। तो मिल्क दोनों ही हमारे पास लिक्विड हो गए, तो हमारे पास क्या होगा, कोलोइड इमल्शन होगा, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ क्या पूछ रखा है कि कैम्फर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज बाय, देखो कैम्फर यानी आपकी जो कपूर की गोलियाँ आप जनरली बोल देते हो, जो हम कपड़े वगैरह में रखते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो हमें मिलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने डाला तो था सॉलिड, अब वो गया कहाँ, ना तो कपड़े गीले हुए कि वो लिक्विड के अंदर फॉर्म हुआ, तो ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, तो हमारा राइट आंसर सब्लिमेशन होगा, यानी कैम्फर किसके थ्रू वो होता है सेपरेटेड, सब्लिमेशन के थ्रू। सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से हम गैस के अंदर या फिर वेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, क्रीम यानी जो आपका मक्खन कह लो है ना, वो हम मिल्क से किस प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो जब भी आप कोई भी मोटर या फिर जब भी हम दूध को स्पिन करते हैं तो उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, यानी एक मक्खन की लेयर आ जाती है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब भी अगर आपकी मम्मी कभी भी ये बोले कि मैं मक्खन निकाल रही हूँ और इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ, तो आप बहुत ही अच्छे से बोल सकते हो कि अच्छा सेंट्रीफ्यूगेशन किया आपने इसका, है सेपरेट करने के लिए, तो आपकी एक अच्छी खासी इमेज वहाँ बन सकती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें, पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल बाय, तो इसका ऑप्शन होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम वो चीज़ सेपरेट कर सकते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हों, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल एंड केरोसिन ऑयल के डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किस किस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर देखो क्या है, कलर्स इन इंक आर सेपरेटेड यूजिंग, कलर्स इन इंक आर सेपरेटेड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो किस काम की आती है कि कोई भी कंपोनेंट के मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम ये सेपरेट आउट करती है। स्टेशनरी फेज जो कभी मूव नहीं होते, मोबाइल फेज यानी जो कि मूव हो जाए, इनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम
किसी भी चीज़ को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। और कलर्स इन इंक किसके थ्रू सेपरेट आउट हो सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। इवापोरेशन कोज कूलिंग बिकॉज, जब भाप उड़ जाती है तो कोई भी चीज़ कूल हो जाती है ना, ठंडा हो जाती है। जैसे आपने गर्म दूध किया, तो गर्म दूध को आपने रख दिया, ठीक है, उसकी भाप बन के वो जो वेपर्स हैं वो बाहर निकल गए, साथ के साथ में जो आपके सराउंडिंग में जो हीट थे उसको भी लेके चले गए, तो इसकी वजह से आपका दूध ठंडा हो गया। तो ये हुआ किसकी वजह से है? हीट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, आपके आसपास की हीट लेके वो इवेपोरेट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। फूड कुक्स फास्टर इन ए प्रेशर कुकर। देखो, आपने अपनी मम्मी से सुना होगा कि खुले आंच में आप ज़्यादा खाना ना पकाओ। जैसे आपको दाल बनानी है या फिर कोई भी सब्जी बनानी है, आप चावल बनाने, आप प्रेफर करोगे कि आप कुकर के अंदर बनाओ। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा चीज़ आपको जल्दी रेडी होके मिलेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और हमारा खाना जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आपसे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो आपको आने भी चाहिए। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे। अगर नहीं भी आते हों तो इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे, घर में ही पूछ ले कि हाँ ये क्यों कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है, तो वहाँ बेइज्जती ना हो आपकी। तो ये वीडियो तो आपके लिए वैसे भी ज़रूरी हो गई, जनरल नॉलेज ही है। आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन। देखो, 1 मोल इक्वल होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल के अंदर होते हैं, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको आता ना हो। अगर आपको, सुनो मेरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, पूरी सीरीज में लेके आऊँगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट में ये लिख दो कि आपको पीडीएफ नोट्स से मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं इस चैप्टर के, अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो वो बता दो, मैं दूसरी वीडियो के अंदर वहाँ से भी पढ़ा दूँगी। उसके अंदर और भी अच्छे से समझा रखा है। बट मैंने आपको क्वेश्चंस ये इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये आपके डेली बेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो कि आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होते हैं आप इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कर दो। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और कमेंट में बताओ कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर वहाँ से पढ़ना है या नहीं। ठीक है, और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट, लेक्चर 2। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। ठीक है।